हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कुशल होंगे सभी। तो बच्चों, खुशी की बात है कि लॉकडाउन हटने जा रहा है और कुछ समय के बाद हो सकता है आपके स्कूल भी लग जाएं, स्कूल भी खुल जाएगा और अपनी ऑफलाइन जो स्टडी है अध्ययन है वो शुरू हो जाएगा। तो खुशी की बात है बच्चों कि हम प्रत्यक्ष रूप से फिर क्लासरूम के अंदर बैठकर आप अध्ययन कर सकेंगे। हम प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बिल्कुल एक क्लास के अंदर सभी बच्चे आप एक साथ बैठकर अध्ययन कर सकेंगे। तो भगवान से ये आशा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो ये महामारी है ये दूर हो जाए और पहले की तरह एकदम सामान्य कंडीशन हो जाए। तो हम ऐसी आशा करते हैं। और आज हम बच्चों अपने अध्ययन के अंदर ग्रामर को रखेंगे, व्याकरण के रूप में रखेंगे, जिसमें हम लेखन के रूप में जो व्याकरण है हमारी उसमें आज हम अध्ययन करेंगे पत्र लेखन। तो बच्चों, सबसे पहले आपकी जो हेडिंग है अपनी जो नोटबुक के अंदर उसको रखेंगे पत्र लेखन। और उस पत्र लेखन की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ नियम होते हैं लिखने के कि हमें उस पत्र लेखन को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले आज हम उसी से शुरुआत करते हैं कि पत्र लेखन करते समय हमें जो मुख्य रूप से जो विशेषताएं होती है लेखन की, पत्र लेखन की, या जो पत्र लेखन के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कुछ विशेष बातों का, तो आज हम उसके बारे में ध्यान करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो पहले हम सबसे पहले इसी को करेंगे। सबसे पहले आप पत्र लेखन के रूप में हेडिंग रखेंगे और उसके बाद जस्ट जो नीचे की लाइन है ब्लैक पेन से लिखेंगे आप, पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से लिखते हुए हम आगे शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद हम पॉइंट को रखते हुए आगे से आगे अध्ययन करते जाएंगे। तो लिखेंगे पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट हो, हमें विस्तृत वर्णन से बचना चाहिए। यानी कोई भी पत्र लेखन जब हम करते हैं तो उसका विस्तृत वर्णन नहीं करना चाहिए, केवल उसे एक सरल और स्पष्ट हो उतना ही लिखना चाहिए। यानी पत्र चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो प्रार्थना पत्र हो या पत्र हो। तो पत्र बच्चों आप समझ रहे होंगे, यानी पत्र तो हम व्यवहारिक रूप से मान लो जैसे औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप में लिखते हैं, चाहे वो करालीय हो या चाहे हम मित्र बंधु या किसी अन्य को पारिवारिक रूप में कर लिखते हैं। तो उसकी बात हो तो उसके अंदर जो भाषा है वो एकदम सरल होनी चाहिए। यानी कि जो हम जिसको भेज रहे हैं या जो मान लो कह सकते हैं जो पत्र को पढ़ने वाला होता है, जो वाचन करने वाला होता है, उसके लिए वो भाषा सरल होनी चाहिए एकदम, पढ़ने की वो पढ़ सके और पत्रोत्तर दे सके। और उसका जो वर्णन है वो भी मतलब स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम बहुत ज़्यादा बड़े रूप में ऐसा लिख दें कि जिसमें अनावश्यक हो और जो हमारा उद्देश्य हो पत्र लिखने का वो गौण हो जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इससे भाषा सरल और स्पष्ट हो और विस्तृत वर्णन से बचना चाहिए। सेकंड नंबर की बात की जाए तो आयु पद व संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ आयु पद का मतलब है हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसकी आयु कितनी है या मतलब किस आयु का है वो। यानी हो सकता है आपका मित्र हो तो आपका मित्र होगा, या आपकी जो मान लो जैसे सहेली होगी तो वो बिल्कुल आपकी जितनी हम उम्र होगी, या थोड़ा बहुत आयु का फर्क होता है तो हम उसी प्रकार से उसका उच्चारण करते हैं। या अगर हम बड़े किसी को लिख रहे हैं, जैसे स्कूल के अंदर आप पत्र भेज रहे हो तो जैसे प्रधानाध्यापक महोदय को, यानी जो हमारे जो प्रिंसिपल महोदय होते हैं उनको अगर हम लिख रहे हैं तो उसी प्रकार से फिर जो उनके संबंध के रूप में हम कह सकते हैं या उनकी आयु के अनुसार या उनके पद के अनुसार हम उसी प्रकार का उनको संबोधन करते हैं। या अन्य किसी को हम पत्र भेज रहे हैं, वो आपसे बड़े हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके किसी भी प्रकार से पारिवारिक रूप में हो सकते हैं, तो उसी प्रकार से उनका संबोधन होना चाहिए। तो यानी कहने का अर्थ है अनुकूल शब्दावली का, यानी बिल्कुल अनुकूल शब्दों का प्रयोग करते हुए हम लेखन करना चाहिए। और थर्ड नंबर की बात की जाए तो विचारों की क्रमबद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी हमारे विचार क्रमबद्ध होने चाहिए। यानी हम अपने ऊपर सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि विस्तृत वर्णन से बचना है, हमें ऐसे फालतू की बातों को उसमें नहीं रखना होता जो अनावश्यक हो, जिनका कोई अर्थ नहीं रखता हो पत्र में। केवल जो जैसी आवश्यकता हो उसी प्रकार से अपने विचारों की क्रमबद्ध रखते हुए
उनको अपनी बात रखनी चाहिए, लिखनी चाहिए पत्र लेखन के अंदर। और चौथे क्रमांक की बात की जाए तो पत्र का उद्देश्य व विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि पत्र का उद्देश्य होना चाहिए। अनावश्यक रूप से कोई भी पत्र लेखन नहीं होता। और विषय वस्तु भी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हम किस संबंध में उन्हें पत्र भेज रहे हैं। या प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं स्कूल के अंदर, तो उसमें भी एक विषय वस्तु होनी चाहिए निश्चित कि किस जो विषय सब्जेक्ट है या विषय है उस पर हम पत्र लेखन कर रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। और पत्र का उद्देश्य भी निश्चित रहना चाहिए कि जो आवश्यक हो, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। आगे हम 5 नंबर के अंदर बच्चों क्रमानुसार देखते हैं। 5 नंबर में देखिए, पत्र में उसके सभी अंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो पत्र के कितने बच्चों अंग होते हैं? तो पत्र के अंग कितने होते हैं बच्चों? लगभग मुख्य जो पत्र लेखन या प्रार्थना पत्र लेखन होता है उसके 8 अंग माने जाते हैं। 8 अंग होते हैं उसके निश्चित रूप से, तो उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से हमें सबसे पहले जो प्रेषक का एड्रेस है, दिनांक है, या फिर उसके बाद में संबोधन होता है, या उसके बाद में हम जो मुख्य रूप से जो पद पर आसीन जो भी हो, या व्यवहारिक रूप से अगर बात की जाए तो उसमें देखना चाहिए हम किसको पत्र लिख रहे हैं। या उसके बाद जो मुख्य संबोधन के रूप में होगा, फिर उसके बाद मुख्य होगा, विषय होगा। यानी इस प्रकार से सभी 8 अंगों का प्रयोग करते हुए हमें पत्र को या पत्र का लेखन करना चाहिए बच्चों। फिर आगे हम चलते हैं 6 नंबर में। पत्र में अपने विचारों, भावों और सूचनाओं आदि को कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। यानी अपने विचार, ऐसे नहीं कि हमारे विचार आते जा रहे हैं और हम उसको भरते जा रहे हैं, पूरा एक पेज भर दिया, उसके आगे एक पेज पर और पहुंच गए, तो यानी हमारे विचार प्रकट ही होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल कम से कम शब्दों में अपने जो मन जो विचार के भाव होते हैं उनको प्रकट करना चाहिए। या जो मुख्य रूप से हम जिस सूचना को सूचित करना चाहते हैं पत्र के माध्यम से या प्रार्थना पत्र के माध्यम से, उसको लेते हुए कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। 7 नंबर के अंदर चले तो पत्र में प्रेषक के नाम एवं पते तथा पाने वाले के नाम और पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना ही चाहिए। ये काफ़ी मोस्ट हो जाता है कि प्रेषक मतलब जो पत्र भेजने वाला है, और पाने वाले का नाम, तो यानी कि जो भेज रहा है उसका भी नाम पता होना चाहिए, और जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका भी पता उसके अंदर होना चाहिए। क्योंकि जो भेजने वाला है, तभी जब पाने वाला है वो उस पत्र को समझेगा कि मेरे को किसने भेजा है, या किसने मान लो प्रार्थना पत्र लिखा है, या क्यों पत्र लिखा है, या किसने लिखा है, और वो क्या कहना चाहता है। तो इस तरह से उसे पता चले। और जो भेजने वाला है उसको भी पता चलना चाहिए उसके एड्रेस पर, उसको पहुंचना ही चाहिए, उसको मिलना ही चाहिए संबोधन से रूप में, या उनको एड्रेस के पते के रूप में जब उनको प्राप्त होगा तो ही आपके द्वारा भेजी गई जो सूचना है वो उसका पत्रोत्तर के रूप में दे सकते हैं। तो यानी इसलिए जो पत्र को भेजने वाला यानी प्रेषक और पाने वाला दोनों का जो पते का जो रूप होता है वो स्पष्ट रूप से उल्लेख होना ही चाहिए उसमें। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। यानी इस प्रकार से इसमें हमें 7 प्रकार की ऐसी विशेष बातें होती है, उसका पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र लेखन में उसका उपयोग करना ही चाहिए बच्चों। आगे हम चलें, पत्र के प्रकार। पत्र के प्रकार के रूप में देखे जाए, वैसे आपको अंक के रूप में बताई दिया बच्चों भाई, पत्र के अंग 8 प्रकार के होते हैं। और फिर हम कभी और इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी करेंगे हम। आगे हम देखते हैं पत्र के प्रकार। तो मूल रूप से पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इस तरह से आप इसको मेन हेडलाइन के रूप में पत्र के प्रकार के रूप में रखते हुए उसके बाद लिखते हुए इस तरह से करेंगे। और फिर सबसे पहले रखेंगे अनौपचारिक या निजी पत्र। ये पत्र अपने निकट संबंधियों अथवा मित्रों को लिखे जाते हैं। तो इसको खास रूप से ध्यान रखेंगे कि अनौपचारिक या निजी पत्र की अगर बात की जाए तो ये अपने निकट जो संबंधी होते हैं, मित्र होते हैं, उनको लिखे जाते हैं। इनमें निजी बातों का ब्यौरा या वर्णन होता है, जिसे इसे पारिवारिक रूप में भी कहते हैं बच्चों। यानी अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र है, इसको पारिवारिक पत्र के रूप में भी कहते हैं। याद रखना बच्चों, जो पारिवारिक पत्र की बात भी की जाए तो भी यही माने जाएंगे अनौपचारिक पत्र या निजी पत्र के रूप में। इनमें निजी बातें होती हैं, अपने परिवार से संबंधित बातें होती है, या मित्र अगर 2 मित्र आपस में पत्र लिख रहे हैं तो भी वो अपने परिवार से संबंधित या अपने से संबंधित बातें रखते हैं, इसलिए वो जो अपने से संबंधित बात होती है वो निजी पत्र के रूप में होते हैं।
आगे चलें। औपचारिक पत्र, तो ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता, इनके कई रूप हो सकते हैं। यानी जिनका हमारे निजी संबंध नहीं होता, यानी एक पारिवारिक रिश्ता उसमें नहीं होता, परिवार के रूप में वो संबंध नहीं पाया जाता, तो वो कितने प्रकार के हो सकते हैं बच्चों? हम देखते हैं इसको क्या नंबर के रूप में। एक प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र प्रधानाध्यापक को अथवा आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र के रूप में हो सकते हैं बच्चों। की आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो हम प्रार्थना पत्र अपने विद्यालय में लिखते हैं, वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो अवकाश हेतु हो या आप मतलब स्वस्थ नहीं है तो भी अवकाश लेने के लिए मतलब पत्र लिख सकते हो, या आवश्यक कार्य होने पर पत्र लिख सकते हो, या आप शुल्क मुक्ति के रूप में हो सकता है, या खेल के मैदान से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या खेल से संबंधित, या विद्यालय के अंदर अनेक ऐसी और भी आवश्यकताएं या कक्षाएं या किसी भी प्रकार की मालूम समस्या होने पर हम पत्र के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सारे प्रधानाध्यापक होते हैं। और आवेदन की बात की जाए तो ये जितने भी प्रार्थना पत्र हो सकते हैं, आप मोहल्ले की सफाई है तो किसी को प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, या कहीं भी जैसे अगर कराली पत्र के रूप में और भी ऐसे बहुत सारे पत्र हो सकते हैं, इनको आवेदन के रूप में हम बच्चों लिख सकते हैं। ये सारे प्रार्थना पत्र के रूप में कहलाते हैं। आगे हम देखें बच्चों इसका और ख के रूप में। तो ख के रूप में देखिए बच्चों, ये होते हैं व्यावसायिक पत्र। कौन से पत्र होते हैं? व्यावसायिक रूप से, जिनको कहते हैं ये व्यापारियों, कंपनियों, दुकानदारों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं, ये कहलाते हैं व्यावसायिक पत्र। ये मान लो जैसे कोई भी व्यापारी एक दूसरे को लिखते हैं, या कंपनी वाले भी हो सकते हैं जो एक दूसरे को पत्र के रूप में लिखते हैं, या प्रकाशक के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे कोई भी प्रकाशक है, उनके द्वारा अगर हमें पुस्तकें मंगानी है तो हम पत्र के रूप में मान लो उनसे किसी भी पुस्तक को मंगवा सकते हैं, तो एक व्यावसायिक पत्र के रूप में कहलाएंगे बच्चों। और रही बात आगे ग नंबर की, तो कार्यालय पत्र होते हैं। ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को या व्यक्ति द्वारा सरकारी संस्था, कोई भी सरकारी संस्था हो सकती है, और विभाग को, विभाग आप जानते होंगे जैसे कोई भी कृषि विभाग है, या चिकित्सा विभाग है, या कह सकते हैं विद्युत विभाग है, या और भी ऐसे बहुत सारे हमें शिक्षा से संबंधित जो विभाग है गंगानगर के अंदर हमारा जो जिला हेड क्वार्टर के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम वहाँ से भी प्रकार के अगर कार्यालय पत्र के रूप में लिखते हैं तो वो विभाग के रूप में कहलाएंगे। या कोई भी सरकारी अधिकारी द्वारा विशेष व्यक्ति विशेष को भी लिखे जाते हैं। जैसे मान लो अगर जिला कलेक्टर अपने मान लो जैसे राजधानी जो जयपुर है हमारे राज्य की, अगर वहाँ किसी सचिवालय के अंदर अगर वो पत्र लिखकर सहायता राशि के रूप में भेजते हैं, जिला कलेक्टर है या SDM जैसे अधिकारी मान लो जाते हैं, या तहसीलदार, यानी इस प्रकार से, या और भी अन्य ऐसे बहुत सारे मान लो कार्यालय विभाग के जो अधिकारी होते हैं, वो किसी भी सहायता के रूप में या किसी भी रूप में मान लो अगर कहीं भी दूसरे विभाग के अंदर अगर पत्र लिखते हैं, विशेष व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, तो वो सारे कार्यालय पत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हम अपने पत्र लेखन के शुरुआत के अंदर इसी प्रकार से हम लिखेंगे, विशेषताएं लिखते हुए। पत्र सबसे पहले बड़ा सा हेडिंग बनाएंगे, पत्र लेखन, फिर हम उसके विशेष बातों का ध्यान रखेंगे, फिर पत्र लेखन करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, और फिर हम करेंगे पत्र के प्रकार के रूप में। तो ये जो पत्र के प्रकार के रूप में हमने देखा अनौपचारिक और औपचारिक। तो अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं और औपचारिक कौन से होते हैं, तो इस प्रकार से दोनों को देखते हुए अच्छी तरह से हेडिंग करते हुए ब्लैक पेन और ब्लू पेन का उपयोग करते हुए लिखेंगे। और फिर इस जो औपचारिक पत्र है वो कितने प्रकार के, यहाँ पर 3 प्रकार के हमने देखे, वो कौन से हैं, तो इनका भी आप सुंदर अक्षरों के अंदर यानी अच्छी राइटिंग के साथ अपने आप पत्र लेखन की शुरुआत करेंगे। और कल हम फिर आगे इसकी कोई अन्य विशेषताओं के बारे में और आगे पत्र लेखन को करते हुए आगे हम और करेंगे क्रमानुसार। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे हम कर्मानुसार और कार्य करेंगे।